हेलो स्टूडेंट्स, आई एम नीरज कुमार। ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। बीए थर्ड ईयर में दक्षिण पूर्वी एशिया का प्रादेशिक अध्ययन में हमारा पहला टॉपिक चल रहा है। उसमें आगे का स्केच है सांस्कृतिक समागम। दक्षिण पूर्वी एशिया की समरूपता इसके मिश्रित सांस्कृतिक स्वरूप में भी निहित है। यह प्रदेश अनेक बड़ी संस्कृतियों का संगम स्थल रहा है। यहाँ हिंदू और बौद्ध संस्कृतियों के मिश्रण के प्रमाण देखने को मिलते हैं। यहाँ के कुछ भागों में सांस्कृतिक केंद्र बिंदु आंतरिक क्षेत्रों जैसे कंबोडिया झील प्रदेश, पूर्व मध्य जावा, चायो फ्राया, मेनाम घाटी में स्थानांतरित होते हुए आंतरिक पठारी भागों में यहाँ पे छूट गया है। स्थानांतरणशील कृषि पद्धति द्वारा जीवन यापन करने वाले लोगों पर आधिपत्य स्थापित करने में सुविधा मिली है। म्यांमार में स्थानांतरणशील कृषि को तुंग्या। यह स्थानांतरणशील कृषि क्या होता है आपको मैंने पहले ही बताया था। जब किसी पर्वतीय क्षेत्र में किसान किसी स्थान पर वनों को काटकर, झाड़ झंखाड़ों काटकर वहाँ पे कृषि करते हैं और यह कृषि पुरानी पद्धति से की जाती है, जैसे हल या फावड़ा आदि से। उसमें खोदकर बीज डाल दिया जाता है। वर्षा वहाँ पे न तो वहाँ पे पानी की सुविधा होती है, सिंचाई की व्यवस्था करते हैं, केवल वो वर्षा के भरोसे रहते हैं। 3-4 साल बाद जब यहाँ की इस मिट्टी की उपजाऊपन खत्म हो जाता है तो यह तरीका वे दूसरी जगह अपनाते हैं, तो इसको कहते हैं स्थानांतरणशील कृषि। तो उसको अलग अलग देशों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे भारत में इसको झूम कृषि कहते हैं और इसको फिर अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। और यहाँ पे देश दिए गए हैं, देशों में अलग अलग देशों में इसको अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे म्यांमार में तुंगिया, थाईलैंड में टामराई, वियतनाम में रे, मलेशिया में लदांग, इंडोनेशिया में हुमा तथा फिलीपाइंस में कैंगिन कहते हैं। मैप में इसकी स्थिति देखते हैं। देखो यहाँ पे म्यांमार है। म्यांमार में क्या कहते हैं, इसको तुंगिया कहते हैं। ये थाईलैंड है, थाईलैंड में इसको टामराई कहते हैं। वियतनाम, ये छोटा सा येलो कलर का दिखाई दे रहा है, इसको वियतनाम में क्या कहते हैं, रे। मलेशिया, ये पिंक कलर का जो दिखाई दे रहा है आपको, ये मलेशिया है। इसमें यहाँ पे क्या कहते हैं, लदांग कहते हैं। जो पर्पल कलर का दिखाई दे रहा है आपको, ये इंडोनेशिया द्वीप है। विश्व में द्वीपों की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है। इसमें लगभग 14,000 द्वीप पाए जाते हैं। तो यहाँ पे जो स्थानांतरणशील कृषि होती है उसको क्या कहते हैं, हुमा कहते हैं यहाँ पे। फिलीपाइंस, ये ग्रीन कलर का दिखाई दे रहा है, फिलीपाइंस में कहते हैं कैंगिन। तो मंगोल लोग, ये देखिए यहाँ पे मंगोलिया है, इसकी राजधानी है उलन बटोर। इसके यहाँ पे शासक हुए थे चंगेज खां, जो बहुत ही क्रूर शासक के रूप में जाने जाते हैं। मंगोल लोग उपयुक्त कृषि भूमि की तलाश में, एक और बात कि जो मंगोल देश है यहाँ पे ज़्यादातर रेगिस्तान पाया जाता है, रेतीली मिट्टी है, इसलिए यह कृषि के उपजा दृष्टि से अच्छी नहीं है। तो ये लोग जो हैं उपयुक्त कृषि भूमि की तलाश में, यानी अच्छी जो भूमि है उसकी तलाश में दक्षिण की ओर बढ़ते चले गए और बसते चले गए। चीनी सम्राटों, ये देखिए यहाँ पे पिंक कलर का चीन देश है, जो क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का चौथा सबसे बड़ा देश है और जनसंख्या में सबसे बड़ा देश है। जो चीनी सम्राट हैं यूनान वंश तथा मिंग वंश के आक्रमण करके दक्षिण पूर्वी एशिया पर आधिपत्य करने का प्रयास किया। परिणाम स्वरूप यह क्षेत्र 3 मलय, भारतीय तथा चीनी संस्कृतियों का संगम बन गया।
कौन कौन सी? मलय, भारतीय और चीनी संस्कृतियों का संगम बन गया ये दक्षिण पूर्वी एशिया। और इसके साथ साथ इनके सम्मिश्रण और समन्वय से इस प्रदेश में एक विशिष्ट संस्कृति का विकास हुआ। दक्षिण पूर्वी एशिया में 16वीं सदी से यूरोप का प्रभाव बढ़ने लगा। यूरोपीय देश कौन कौन से थे? जैसे इंग्लैंड, फ्रांस, पुर्तगाल, नीदरलैंड। नीदरलैंड को प्राचीन समय में डच कहा जाता था या हॉलैंड कहा जाता था। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि नीदरलैंड का प्राचीन नाम क्या है? डच या हॉलैंड। तो 17वीं शताब्दी में इंडोनेशिया द्वीप समूह पर, जो इंडोनेशिया द्वीप समूह है, इस पर डचों, यानी अभी बताया मैंने डच किसको कहते थे? नीदरलैंड को। डचों या नीदरलैंड वासियों का अधिकार हो गया। फिलीपाइंस, जो फिलीपाइंस द्वीप समूह है, इस पर स्पेन का अधिकार हो गया। पेनांग, सिंगापुर, हांगकांग परिवहन अक्ष पर अंग्रेजों ने अधिकार कर लिया। बागाती, यहाँ पर बागाती रोपण कृषि को बढ़ावा मिला। देखिए ये आपकी इक्वेटर रेखा है, भूमध्य रेखा है, ये विषुवतीय क्षेत्र है। यहाँ पे डेली वर्ष भर वर्षा होती रहती है। हमारे भारत में तो केवल जो कहते हैं बरसाती मौसम, उसमें वर्षा होती है, लेकिन यहाँ एक क्षेत्र विश्व में ऐसा है, विषुवतीय के क्षेत्र जो है, यहाँ पे वर्ष भर वर्षा होती रहती है। तो इसलिए यहाँ पे जो है, जो रोपण कृषि है या बागाती कृषि है, उसको बढ़ावा मिला तथा प्रमुख पत्तनों में व्यापारिक संगठन विकसित होने लगे। इससे आंतरिक नदी घाटियों से हटकर प्रमुख नगरों में राजधानियों के साथ साथ बंदरगाह आधारित विकास होने लगा। इससे दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों में आर्थिक संबंध अधिक दृढ़ हुए। ये मैं दोबारा बता रहा हूँ, इम्पोर्टेंट है ये। आपके जो विश्व 0 डिग्री इक्वेटर है, जो हमारे विषुवत रेखा है, उसका मान कितना है? 0 डिग्री। यहीं से ही हमारी अक्षांशों की गिनती होती है, उत्तर में भी और दक्षिण में भी। तो विषुवत रेखा को भूमध्य रेखा भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये भू यानी पृथ्वी के मध्य में स्थित रेखा है, इसलिए इसको भूमध्य रेखा कहते हैं। तो यहाँ पे वर्षा डेली क्यों होती है? क्योंकि यहाँ पे वर्ष भर सूर्य सीधा चमकता है। सीधा चमकने के कारण यहाँ पे दिन निकलते ही, यानी सूरज के निकलते ही गर्मी पड़ना प्रारंभ हो जाती है। और जहाँ यहाँ समुद्री क्षेत्र है, यहाँ पे वो समुद्र का जो पानी भाप बनकर उठने लगता है और 12 बजे तक इतनी अधिक वाष्प उड़ जाती है, ऊपर उठ जाती है कि वे 12 बजे तक ऊपर जाकर संघनन हो जाती है और 12 बजे के आसपास यहाँ पे डेली वर्षा होनी प्रारंभ हो जाती है। और जो वर्षा होती है वो बहुत ही गरज बरज के साथ, यानी कि बहुत ही, क्या कहते हैं इसको, गरज के साथ होती है। तो विश्व में केवल विषुवतीय के क्षेत्र ही ऐसा स्थान है जहां पूरे वर्ष भर डेली वर्षा होती है। 12 बजे से 4 बजे के आसपास तक यहाँ पे डेली वर्षा होती है। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। ये टॉपिक थोड़ा सा रह गया है, उसको आके कल समझेंगे। ओके, थैंक यू।